हेलो फ्रेंड्स। आज हम बाह्य क्षेत्र जिसे एक्सटर्नल सेक्टर कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके अंतर्गत हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, है ना। भुगतान संतुलन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, बाह्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि का इंजन होता है। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य भूमिका होती है। किसी देश की वे सभी आर्थिक, है ना, इसको चेंज कर लेता हूँ फोन को, एक सेकंड, लाल वाला कर लेता हूँ थोड़ा सा मोटा, है ना। किसी देश की किसी देश की वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिसमें विदेशी मुद्रा के द्वारा लेन देन किया जाता है बाह्य क्षेत्र में शामिल होता है ना। जैसे आयात और निर्यात। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में संसाधनों की गतिशीलता के लिए विभिन्न देश परस्पर निर्भर हैं। अर्थात दो देशों के मध्य आर्थिक संबंधों से दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने लगती है। अर्थात यदि दो देशों के मध्य अच्छे संबंध है, अगर वो एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो उनकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। अब आता है हमारा भुगतान शेष, जिसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। भुगतान शेष भुगतान शेष एक निश्चित अवधि में एक देश का शेष विश्व के साथ मौद्रिक लेन देन का सार होता है। अर्थात अर्थात ये देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच नियत अवधि में किए गए सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है ना। अतः बैलेंस ऑफ पेमेंट सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि में, है ना। अतः बैलेंस ऑफ पेमेंट सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए मौद्रिक लेन देन का लेखांकन मौद्रिक लेन देन के लेखांकन का विवरण होता है। ये मौद्रिक लेन देन निम्न बिंदुओं से संबंधित होता है ना। ये मौद्रिक लेन देन किन किन बिंदुओं से संबंधित होता है? वस्तुओं का आयात निर्यात, है ना। पहला है वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। दूसरा सेवाओं का आयात निर्यात होता है। तीसरा वित्तीय परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय इसमें होता है। चौथा भौतिक परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय इसमें शामिल होता है ना। अब थोड़ा सा पीछे इसमें है वो देख लेते हैं हम। ये है कि भुगतान शेष का महत्व क्या होता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का महत्व क्या होता है? तो क्या क्या महत्व होता है? पहला है, ये देश के आयात निर्यात की स्थिति को प्रदर्शित करता है ना। ये देश के आयात निर्यात की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि निर्यात में वृद्धि होगी तो ये घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट विदेशी निवेश की मात्रा की जानकारी देता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो विदेशी एफडीआई जो होता है ना, एफडीआई उसकी जानकारी देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय उधार की मात्रा को दर्शाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय उधार की मात्रा को दर्शाता है, जिससे शेष विश्व पर हमारी आर्थिक निर्भरता प्रकट होती है ना। जिससे शेष विश्व पर हमारी आर्थिक निर्भरता का पता चलता है कि हम किसी अन्य देश के साथ कितने आर्थिक रूप से निर्भर हैं। जैसे आपको पता होगा कि भारत का जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो चाइना से काफी, मतलब भारत का जो CAD है वो किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि हम चाइना से बहुत सारी चीजों को आयात करते हैं, है ना, आयात करते हैं। तो भारत चाइना पर आर्थिक रूप से काफी निर्भर है। भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट धन संप्रेषण की जानकारी देता है। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय भंडार प्रभावित होता है। आपको पता होगा कि जो भारत संप्रेषण, मतलब जो रिमिटेंस आता है, पैसे आते हैं भारत में, वो सबसे पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है रेमिटेंस प्राप्त करने के क्रम में। आगे है बैलेंस ऑफ पेमेंट शेष विश्व की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था के निष्पादन को दर्शाता है तथा वैश्विक व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका की जानकारी प्रदान करता है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत सभी आर्थिक लेन देन के दोनों पक्षों को समाहित किया जाता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत सभी आर्थिक लेन देन के दोनों पक्षों को समाहित किया जाता है। अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना क्या होती है ना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम संरचना देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर संरचना को देखें तो भुगतान शेष के अंतर्गत लेखांकन दो प्रकार के खातों में किया जाता है। दो प्रकार के खातों में किया जाता है। पहला है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता, है ना। चालू खाता मतलब करंट अकाउंट और पूंजी खाता मतलब कैपिटल कैपिटल अकाउंट, है ना। वो करंट अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट। चालू खाते में क्या क्या आता है? ये खाता वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है। किस किस से संबंधित है? चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है। इस खाते के अंतर्गत दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का विवरण होता है ना। इस खाते के अंतर्गत दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का विवरण रखा जाता है। ठीक है। अब दृश्य और अदृश्य क्या होती है ये देखते हैं। जिन मदों को पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, पोर्ट अर्थात बंदरगाह पर, है ना। जिन मदों को पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जा सकता है उन्हें दृश्य मदें कहते हैं। इनका भौतिक अस्तित्व भी होता है ना। तथा अदृश्य मदों को पोर्ट पर रिकॉर्ड करना संभव नहीं है ना। अदृश्य मदों को पोर्ट पर रिकॉर्ड संभव नहीं है क्योंकि ये क्या होती है? ये होती है सेवाएं, है ना। सेवाएं होती है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। चालू खाते के अंतर्गत दृश्य खाता, है ना, जिसे व्यापार खाता कहते हैं, तथा अदृश्य खाता शामिल है। दृश्य मदों के आयात निर्यात को दृश्य खाते में दर्शाया जाता है, जबकि अदृश्य मदों के आयात निर्यात को अदृश्य मदों के खातों में दिखाया जाता है या दर्शाते हैं। वस्तुओं के व्यापार को मर्चेंडाइज व्यापार कहते हैं, जबकि सेवाओं के आयात निर्यात को अदृश्य व्यापार कहा जाता है। अदृश्य मदें दो प्रकार की सेवाएं, है ना। अदृश्य मदों में दो प्रकार की सेवाएं होती है ना। जो अदृश्य मद होती है उनमें दो प्रकार की सेवाएं होती है। कौन कौन सी? एक होती है कारक सेवाएं और दूसरी होती है गैर कारक सेवाएं। तो कारक सेवाएं क्या है? इसके अंतर्गत कारक आय के रूप में किए जाने वाले भुगतान शामिल होते हैं, है ना। कारक आय के रूप में जो भुगतान होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, है ना। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कारक सेवाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है गैर कारक सेवा। इसके अंतर्गत राजस्व के रूप में किए जाने वाले भुगतान शामिल होते हैं, है ना। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, है ना। ये चीजें किसमें आती है? गैर कारक सेवाओं के अंतर्गत आता है। एक और होता है कि जैसे चालू हस्तांतरण या एक पक्षीय भुगतान भी अदृश्य खाते का भाग है ना। जो एक पक्षीय भुगतान होता है वो भी अदृश्य खाते का भाग होता है। चालू हस्तांतरण का अभिप्राय मुफ्त के हस्तांतरणों से होता है और ये एक पक्ष से किया जाने वाला हस्तांतरण है। जैसे हम देख सकते हैं अनुदान, रेमिटेंस या धन संप्रेषण। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी भारतीय नागरिक विदेश जाता है तो वो अपने परिवार के लिए जो वहां से पैसा कमाता है वो पैसा भेजता है। तो जो ये पैसा होता है ये धन संप्रेषण कहलाता है, रेमिटेंस कहलाता है। आपको पता हो कि भारतीय पेशेवर आईटी इंजीनियर या जो भारत के नागरिक विदेशों में पैसा कमाने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, मुख्यतः अमेरिका में जाते हैं, तो वहां से वो जितना भी पैसा कमाते हैं उसका काफी हिस्सा अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी या बच्चों के लिए अपने देश में भेजते हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ये जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं भारत में लाकर वो मतलब भारत भेजते हैं, वो धन संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। और भारत विश्व का प्रथम देश है, मतलब पहले नंबर का देश है जो धन संप्रेषण के मामले में सर्वाधिक आगे, मतलब भारतीय लोग बाहर पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं, ये प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं थोड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत चालू खाता आता है और पूंजी खाता आता है ना।
चालू खाते में दृश्य खाता, व्यापार खाता आता है। अदृश्य खाते में कारक सेवाएं आती है, गैर कारक सेवाएं आती है, और चालू हस्तांतरण या एक पक्षीय कार्यवाही जो मैंने अभी बताया वो आता है ना। पूंजी खाते के अंतर्गत इनफ्लो और आउटफ्लो आता है ना। इसमें परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होता है, एसेट्स का हस्तांतरण होता है इसके अंतर्गत, है ना, परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होता है। अब व्यापार खाते की निम्नलिखित स्थितियां होती है ना। कौन कौन सी? व्यापार आधिक्य कब होगा? व्यापार आधिक्य कब माना जाता है? जब निर्यात आयात से अधिक है ना। दृश्य मदों का निर्यात आयात से अधिक है तो उसे हम व्यापार आधिक्य कहते हैं। व्यापार घाटा कब होता है? जब आयात निर्यात से अधिक है तो उसे हम व्यापार घाटा कहते हैं। और व्यापार संतुलन, तीसरा, अगर आयात निर्यात के बराबर है तो उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है। व्यापार शेष क्या होता है ना। व्यापार शेष को हम, एक सेकेंड, व्यापार शेष को हम वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तु के आयात से निकाल सकते हैं। वस्तु और सेवाओं का शेष कैसे निकालेंगे? वस्तु और सेवाओं का निर्यात, है ना, वस्तु और वस्तु एवं गैर कारक सेवाओं का निर्यात माइनस वस्तु और गैर कारक सेवाओं का आयात, इससे हम इसका शेष निकाल सकते हैं। अदृश्य खाते का शेष कैसे निकलता है? कारक सेवाओं का शेष प्लस गैर कारक सेवाओं का शेष प्लस चालू हस्तांतरण का शेष, ये क्या होता है? अदृश्य खाते का शेष होता है। होता है चालू खाते का शेष, है ना। ये व्यापार शेष होता है, अदृश्य खाते का शेष होता है, और चालू खाते का शेष। अब आता है हमारा पूंजी खाता, है ना, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा है जो देश के निवासियों तथा शेष विश्व के मध्य एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उन सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड रखता है जिसमें परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। अर्थात पूंजी खाता उस आर्थिक लेन देन का विवरण है जिसके माध्यम से विभिन्न देश के मध्य परस्पर परिसंपत्तियों का स्वामित्व बदलता है। पूंजी खाते का लेन देन पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित नहीं, क्योंकि ये वस्तुओं के लेन देन, है ना, अगर वस्तुओं का लेन देन होगा तो व्यापार खाते में दर्शाया जाएगा, है ना, इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के लेन देन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भुगतान शेष का चालू खाता वस्तु और सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, जबकि पूंजी खाता शेष विश्व के साथ परिसंपत्तियों के स्वामित्व को, है ना, परिसंपत्तियों के अगर स्वामित्व में परिवर्तन हो रहा है तो पूंजी खाते के शेष में जोड़ा जाता है ना। क्या लिखा है कि पूंजी खाता शेष विश्व के साथ परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता है ना। अब आता है पूंजी खाता की संरचना कैसी है ना। पूंजी खाते की संरचना हम देखते हैं, है ना। पूंजी खाते में आता है विदेशी निवेश, ऋण आता है, ऋण के अंतर्गत आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, है ना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी, है ना, ईसीबी, और बाहरी सहायता आती है। अल्पकालिक जमा आती है इसके अंतर्गत, एनआरआई जमा आती है इसके अंतर्गत, और बैंकिंग पूंजी भी पूंजी खाते के अंतर्गत आती है ना। तो उपरोक्त आर्थिक लेन देन को पूंजी खाते में अंतर प्रवाह या बहिर्प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है ना। उपरोक्त आर्थिक लेन देन को पूंजी खाते में अंतर प्रवाह या बहिर्प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है तथा दोनों के योग से पूंजी खाता का शेष प्राप्त किया जाता है। पूंजी खाते का शेष धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है ना। पूंजी खाते का जो शेष होता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि पूंजी खाते का शेष धनात्मक हो तो यह दर्शाता है कि विदेशी विनिमय का अंतर प्रवाह बहिर्प्रवाह से अधिक है, तथा ऋणात्मक शेष यह इंगित करता है कि बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह से अधिक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत मुख्यतः 3 घटक है जिसके माध्यम से समुचित शेष या संपूर्ण शेष की गणना की जा सकती है ना। ये घटक कौन कौन से? ये घटक है चालू खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष, और भूल चूक, है ना, सांख्य के अंतर के कारण। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग सरकारी निधि खाता, है ना। सरकारी निधि खाता क्या होता है?
भुगतान शेष का समुचित शेष आरबीआई के सरकारी कोष खाते में दर्शाया जाता है, क्योंकि आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है। यदि समुचित शेष धनात्मक है तो सरकारी कोष खाते में वृद्धि होगी, एवं यदि समुचित शेष ऋणात्मक है तो ये सरकारी कोष खाते में कमी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। यदि सरकारी कोष खाते को भुगतान शेष के एक भाग के रूप में दर्शाया जाए तो भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। अतः भुगतान शेष को संतुलित करने के उद्देश्य से सरकारी कोष में वृद्धि को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा तथा कमी को धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भुगतान शेष संतुलन अवस्था में प्राप्त होगा यदि चालू खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष और भूल चूक का योग शून्य है ना। ये संतुलित अवस्था में कहलाता है। अब भुगतान शेष के अंतर्गत दो प्रकार की मदों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी मदों का प्रयोग होता है? एक होता है स्वायत्त मदे। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत उस आर्थिक लेन देन को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो, जबकि समायोजक मदों के अंतर्गत वे मदें शामिल होती है जो लाभ के विचार से स्वतंत्र है। स्वायत्त मदों को अबोव द लाइन आइटम भी कहते हैं, जबकि समायोजन मदों को बिलो द लाइन आइटम कहा जाता है। ठीक है, एक प्रमुख बिंदु है यहाँ पे नोट के रूप में, यदि चालू खाते का शेष धनात्मक हो तो उसे चालू खाते का आधिक्य कहते हैं। यदि चालू खाते का शेष ऋणात्मक हो तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। यदि चालू खाते का जो शेष है अगर वो ऋणात्मक है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केड, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट में जो वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? सामान्यतः करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे बढ़ता है ना। किसी देश का जो चालू खाता घाटा किन कारणों से बढ़ता है वो हम जानें। यदि वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि हुई तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। यदि निर्यात में कमी हुई है ना, जो भारत में निर्मित, जो किसी देश में निर्मित वस्तुओं के निर्यात में अगर कमी हो रही है, किसी देश से अगर निर्यात कम हो रहा है तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। उत्पादन में अगर कमी हो रही तो निर्यात कम होगा, है ना, और हमको बाहर से आयात करना पड़ेगा तो करंट अकाउंट में डेफिसिट हो सकता है। वैश्विक मंदी अगर चल रही है तो भी करंट अकाउंट के डेफिसिट में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। अब ये तो बढ़ने का है, हम करंट अकाउंट डेफिसिट पर नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को अपना सकते हैं, किन किन उपायों को अपना सकते हैं, तो जस्ट इनके अपोजिट हमको बातें बतानी होगी। जैसे हमें करना होगा, निर्यात को प्रोत्साहन देना होगा, है ना। निर्यात को प्रोत्साहन हम कैसे दे सकते हैं? निर्यात सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं, है ना, निर्यात में सब्सिडी दे सकते हैं, निर्यात में विविधता ला सकते हैं, है ना, अलग अलग तरह के चीजों का निर्यात किया जा सकता है। हम देश के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं, तकनीक में सुधार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में सुधार करके हम निर्यात को प्रोत्साहित कर सकते हैं। निर्यात के लिए आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर नियंत्रण के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देना एक प्रमुख पहल है। परंतु हमें एक दूसरी चीज भी ध्यान रखनी होगी कि निर्यात के साथ साथ हमें जो आयात हम कर रहे हैं ज्यादा, उससे कोई देश अगर ज्यादा आयात कर रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब केड में वृद्धि होती है। तो हमें आयात पर नियंत्रण के भी प्रयास करने होंगे, है ना। इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? आयात बाधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, है ना, जो जो देश ज्यादा सामान भेज रहे हैं उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, है ना, मतलब आयात बाधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। ये बाधाएं दो तरीके हो सकती है, एक हो सकती है टैरिफ लगाकर, एक हो सकती है गैर टैरिफ लगाकर, है ना। टैरिफ के अंतर्गत जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, टैक्स, शुल्क आदि बढ़ाना आता है, जबकि गैर टैरिफ में मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण में वृद्धि की जाती है ना। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता में कमी तथा उन वस्तुओं को घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन करना, है ना, मतलब जो चीजें विदेश से आ रही है वो चीजें हम अपने देश में ही बनाने लगेंगे तो हमारा आयात पर नियंत्रण होने लगेगा। तो आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम एक है भारत में, मेक इन इंडिया
इसके तहत भारत में ही डिफेंस वाली चीजें या बहुत सारी चीजें भारत में उत्पादित या बनाई जा रही है। इससे क्या होगा, आयात पर निर्भरता हमें कम होगी। यदि कोई देश अपने निर्यात पर सब्सिडी देता है तो व्यापारिक साझेदार देश द्वारा उसका प्रभाव कम करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब आता है विदेशी विनिमय दर, है ना। विदेशी विनिमय दर ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी मुद्रा से है ना। ये वो दर जिस पर विदेशी मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित किया जा सकता, विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अर्थात ये घरेलू मुद्रा के रूप में भुगतान की जाने वाली, है ना, घरेलू मुद्रा के रूप में भुगतान की जाने वाली वो कीमत है जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए प्रयोग में ली जाती है ना। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर दो देशों के मध्य मुद्राओं के विनिमय का अनुपात है ना। दो देशों के मध्य मुद्राओं के विनिमय का अनुपात है। जैसे यदि हम देखें वर्तमान मतलब $1 अगर 60 70 80 रुपए जितने में भी आ रहा है, ये विनिमय दर कहलाती है ना। मान लो कि अभी 86 रुपए में अगर आ रहा है तो $1 की ये विनिमय दर होगी। हमको 46 रुपए देने पड़ेंगे जब हमें $1 प्राप्त होगा। विदेशी विनिमय दर का प्रयोग किसी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है ना। अब विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है स्वर्ण क्षमता सिद्धांत। विनिमय दर निर्धारण के लिए स्वर्ण मान के आधार पर तुलना, है ना। विदेशी है विनिमय दर निर्माण के लिए स्वर्ण मान के आधार पर तुलना स्वर्ण क्षमता सिद्धांत कहलाता है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, है ना। परचेसिंग पावर पेरिटी हम किसे कहते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? परचेसिंग पावर पेरिटी, है ना। विनिमय दर निर्धारण के लिए विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर तुलना की जाएगी तो पीपीपी कहलाएगा। तो तीसरा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सिद्धांत, है ना। बाजार शक्तियों के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण, है ना। तो ये अब विदेशी विनिमय की मांग और आपूर्ति कैसे होती है ना। मांग कैसे होती है? वस्तु और सेवाओं का आयात करने के लिए, है ना, विदेशी विनिमय की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। कारक आय का भुगतान करने के लिए, सट्टा बाजार के लिए होती है। आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होती है। शेष विश्व में अगर निवेश करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। रेमिटेंस हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। शेष विश्व से प्राप्त अनुदान, विदेशी पर्यटक अगर आएंगे तो वो विदेशी मुद्रा को भारत में मतलब किसी अपने देश में लेकर आएंगे, है ना। अब विदेशी विनिमय बाजार को हम देखेंगे, है ना। वो बाजार जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का परस्पर क्रय विक्रय किया जाता है, विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। अर्थात ये विभिन्न विदेशी मुद्राओं के मध्य व्यापार का केंद्र है। विदेशी विनिमय बाजार के निम्नलिखित 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला आता है हस्तांतरण कार्य, विभिन्न देशों के मध्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण। दूसरा साख कार्य, विदेशी व्यापार के लिए साख स्रोत का प्रावधान। तीसरा है जोखिम से बचाव, है ना। विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव से स्वयं को सुरक्षित रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? हेजिंग भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हेजिंग भी कहते हैं, है ना। हेजिंग भी इसको कहा जाता है। अब आता है विदेशी विनिमय बाजार के प्रकार, है ना। कितने प्रकार के विदेशी विनिमय बाजार होते हैं? तो ये होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हाजिर जवाब, है ना, इसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। हाजिर बाजार का तात्पर्य विदेशी विनिमय बाजार के उस भाग से जहां विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय दैनिक प्रवृत्ति का होता है, अर्थात इसका भविष्य के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता है। इस बाजार के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण तात्कालिक रूप से किया जाता है ना। दूसरा आता है वायदा बाजार, इसे हम फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। विदेशी विनिमय का वो बाजार जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूर्ण होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है ना। अर्थात ऐसे लेन देन जिन पर सहमति तो वर्तमान में बन जाती है परंतु लेन देन की प्रक्रिया भविष्य में
निर्धारित किसी तिथि के अनुसार पूरी की जाती है उसे हम इस बाजार के उसे हम क्या बोलते हैं, वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट कहते हैं, है ना। इस बाजार के क्या क्या उद्देश्य, पहला है हेजिंग, सट्टा व्यापार या लाभ कमाना, है ना, सट्टा व्यापार या लाभ कमाना। अब हम देखेंगे मुद्रा का मूल्य ह्रास, है ना, मुद्रा का मूल्य ह्रास। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बाजार शक्तियों के कारण कम हो जाता है, कौन सी शक्तियों, बाजार शक्तियों के कारण, यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बाजार शक्तियों के कारण अगर मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है तो हम उसे मुद्रा का मूल्य ह्रास कहेंगे। परंतु यदि सरकार या रेगुलेटरी संस्था मुद्रा का कम कर रही है, मुद्रा को कम कर रही है, तो उसे हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये मुद्रा का मूल्य ह्रास हो गया। अगर बाजार शक्तियों के कारण कम होता है तो उसे हम मुद्रा का मूल्य ह्रास कहते हैं, है ना। मान लो $1 60 में आ रहा है, अगर $1 70 में आने लगेगा तो ये मुद्रा का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। अब मुद्रा के मूल्य ह्रास के क्या क्या कारण होते हैं, पहला है विदेशी मुद्रा की मांग में अगर वृद्धि हुई है या फिर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी हुई है तो मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है ना। अगर मांग में वृद्धि है तो वस्तु और सेवाओं के आयात में वृद्धि होगी, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, है ना। दूसरी तरफ वस्तु और सेवाओं के निर्यात में अगर कमी आई तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, है ना। विदेशी निवेश में अगर कमी हुई, है ना, रेमिटेंस में अगर कमी हुई तो विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी, है ना। अब हमको जो मूल्य ह्रास होता है मुद्रा का, उस पर नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। दो तरह से हम अपना उपाय अपना सकते हैं, पहला है मांग पक्षीय, दूसरा है आपूर्ति पक्षीय, है ना। मांग के हिसाब से कैसे कर सकते हैं कि विदेशी मुद्रा के मांग पर नियंत्रित कर दे, हम नियंत्रण कर दे, या फिर आयात का नियंत्रण कर दे, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी करें। और कमी कैसे कर सकते हैं हम, निर्यात में वृद्धि के द्वारा हम सीएडी में कमी कर सकते हैं। आपूर्ति कैसे हो सकती है विदेशी मुद्रा की, है ना, मतलब इसकी है ना, मूल्य ह्रास को रोकने के लिए मतलब कैसे नियंत्रण किया जा सकता है कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जाए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और रेमिटेंस को प्रोत्साहित किया जाए, है ना। पर्यटन मैंने जैसे बताया था कि विदेशी पर्यटक भारत घूमने आएंगे, अपने देश किसी मतलब देश में घूमने आते हैं तो वो विदेशी मुद्रा को लाते हैं। रेमिटेंस भी विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है, ठीक है। अब रुपए के मूल्य ह्रास, भारत का जो रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। मूल्य ह्रास के कारण आयात बिल में वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। कच्चे तेल का आयात महंगा होने के कारण परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जो मुद्रास्फीति का कारण है। इसे हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि सरकार द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी दी जाए तो इससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की लागत बढ़ जाती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास निर्यातकों के लिए लाभकारी होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक घरेलू मुद्रा प्राप्त होती है, तो ये मुद्रा का मूल्य ह्रास पड़ा। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा का अवमूल्यन, है ना। देखो अवमूल्यन सरकार करती है जबकि मुद्रा का मूल्य ह्रास बाजार शक्तियों के आधार पर होता है, ये बात आपको गांठ बांधकर रखनी है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। जब किसी देश की केंद्रीय बैंक, है ना, केंद्रीय बैंक या सरकार, कोई भी रेगुलेटरी संस्था मतलब एक नियामक इकाई, जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कृत्रिम रूप से कम कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से निर्यातकों को लाभ होता है। अवमूल्यन के अंतर्गत मांग और आपूर्ति की कोई भूमिका नहीं होती है, अर्थात प्रशासनिक निकाय या केंद्रीय बैंक द्वारा ही मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है ना। एक सेकेंड, है ना, ठीक है, किया जाता है ना। तो अवमूल्यन आपको पता होगा कौन करता है, चीन करता है ना। चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है क्योंकि वो निर्यातकों वहां से निर्यात ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, है ना। मैं बता देता हूँ एक सेकंड।
है ना, यहाँ तक था हमारा मूल्य ह्रास, हमने देख लिया था। ठीक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्राकरण। अवमूल्यन के लाभ हानि देख लेते हैं। लाभ क्या होता है अवमूल्यन से? जैसे मैंने बताया कि अवमूल्यन के कारण निर्यातों को अधिक मात्रा में घरेलू मुद्रा प्राप्त होती है। अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ सकती है। अवमूल्यन के कारण रेमिटेंस को बढ़ावा मिलता है ना, रेमिटेंस को बढ़ावा मिलता है। अवमूल्यन से विदेशी निवेश में वृद्धि होती है ना, विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। अवमूल्यन से विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होती है। हानि क्या है अवमूल्यन से? अवमूल्यन के कारण आयात बिल में वृद्धि हो सकती है, परिणाम स्वरूप आयातित वस्तुओं के संदर्भ में मुद्रास्फीति दर बढ़ जाएगी। अवमूल्यन से व्यापारिक साझेदार देशों का निर्यात घटने लगता है, परिणाम स्वरूप उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। इस प्रकार अवमूल्यन के कारण विदेशी संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। अवमूल्यन की इस नीति को बेगर थाई नेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगर थाई नेबर कहा जाता है। अवमूल्यन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित देश एवं मुद्रा के साथ, है ना, मुद्रा की साख, है ना, घटने लगती है। अतः उस मुद्रा के प्रयोग का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है ना। अब चीन द्वारा किए गए युआन के अवमूल्यन का प्रभाव क्या है ना। चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, उसका क्या प्रभाव होगा हम देखें। चीन पर प्रभाव और भारत पर क्या प्रभाव होगा। चीन के निर्यात में वृद्धि होगी, चालू खाते का शेष धनात्मक होगा, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होगी चीन के, वैश्विक व्यापार में अधिक भागीदारी हो जाएगी चीन की। भारत पर क्या प्रभाव होगा। भारत चूंकि चीन से काफी मात्रा में निर्यात करता है, तो हमें देखो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में कठोर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, निर्यात में कमी हो जाएगी भारत की, करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि हो जाएगी भारत की, घरेलू उत्पादन हतोत्साहित और आर्थिक समृद्धि दर में कमी आएगी, है ना। ठीक है, अब आती है विदेशी विनिमय दर प्रणाली। पहली आती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का तात्पर्य सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर के निर्धारण से है। अर्थात जब विनिमय दर का निर्धारण केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाए और बाजार शक्तियों को स्वतंत्रता ना हो, तो उसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। दूसरा आता है लचीली विनिमय दर प्रणाली, है ना। विनिमय दर की वो व्यवस्था जहां विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों, है ना, विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है, उसे लचीली विनिमय दर कहते हैं। इस स्थिति में विनिमय दर के निर्धारण में प्रशासनिक निकाय का हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा आता है प्रबंधित विनिमय दर। इसमें सामान्यतः विनिमय दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के अनुसार किया जाता है, परंतु आवश्यकता अनुसार सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर के प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। अतः इसे प्रबंधित विनिमय दर कहा जाता है। यहाँ प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मुद्रा के मूल्य ह्रास के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना। भारत में प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली लागू है। अब भारत में 1991 के आर्थिक सुधार, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ गया था। परिणाम स्वरूप चालू खाते का घाटा बढ़ गया तथा विदेशी विनिमय भंडार अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की आयात क्षमताएं सीमित हो गई। इससे निपटने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, यद्यपि ये पर्याप्त नहीं था। अतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। इसे एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। लिक्विटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इन सुधारों को प्रथम आर्थिक सुधार भी कहा गया। उदारीकरण के अंतर्गत निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सरल किया गया तथा लाइसेंस प्रणाली एवं इंस्पेक्टर राज को न्यूनतम किया गया। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की सहायता से आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को उत्पादन
की आर्थिक स्वतंत्रता दी गई तथा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका को कम करने के लिए विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का प्रयोग किया, है ना। विनिवेश निजीकरण को बढ़ाने का माध्यम है, ये बाजार प्रतिस्पर्धा के अनुकूल है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त किया गया। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगी। इसके वैश्वीकरण की अवधारणा को बल मिला तथा वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ गई, है ना। अब एक प्रश्न आता है मेंस लेवल पे कि पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता उदारीकरण का विस्तार करने में सहायक होगी, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती। विवेचना कीजिए, है ना। आप इसका आंसर लिखिए, मैं अगले वाले वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।